बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 मेन क्वेश्चंस पे बेस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट को देखें, क्या कहता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन डिफरेंट फाइल्स इज कॉल्ड। कहता आपका डेटा क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है इन डिफरेंट फाइल्स, दैट टर्म इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। हम ये जब हमने डिफरेंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के ड्रॉबैक्स देखे थे, ठीक है, उसके अंदर हमने ये क्या किया था, ये प्रॉब्लम्स देखा था। और वो क्या था, पहला प्रॉब्लम था डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यहां से अगर डेटा रिडंडेंसी अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आप उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ बाकी सारे आपके ऑप्शन क्या हैं, इनकरेक्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कहता है इफ डेटा इज नॉट अपडेटेड इन अ फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ डेटा इज नॉट अपडेटेड in a file based data management system what it will called। इसे क्या कहेंगे, अगर आपका डेटा मल्टीपल फाइल्स में पड़ा हुआ है और वो इनकंसिस्टेंट है, वो एक जैसा नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, ये आती किस वजह से है, डेटा रिडंडेंसी की वजह से, लेकिन कहलाती क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। लिहाजा अपडेट नहीं है तो डेटा क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो डेटा इनकंसिस्टेंसी इज द राइट ऑप्शन। बाकी रिमेनिंग जो है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन आपका थर्ड पार्ट कहता है अ रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड। रिकॉर्ड हमने कहा था रो होता है, या इसे हम किससे जाहिर करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में टपल के साथ। यहां पे देख लें, एट्रीब्यूट नहीं होता, एट्रीब्यूट फील्ड को कहते हैं, एंटिटी एक फाइल को कहते हैं, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को कहते हैं। सो द राइट आंसर इज टपल। ये टर्म आपकी हमने रिलेशनल डेटाबेस के हवाले से डिस्कस की थी। फिर क्या कहता है, जो फोर्थ पार्ट है, कहता है एट्रीब्यूट इज आल्सो कॉल्ड। अब बात किसकी कह रहा है, एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या रिकॉर्ड होता है, नो। क्या एंटिटी होता है, नो, एंटिटी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक फील्ड होता है। एट्रीब्यूट या फील्ड या कॉलम या फिर आप क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे किसके अल्टरनेटिव हैं, एट्रीब्यूट्स के। रिलेशन एक टेबल की टर्म के लिए यूज किया जाता है, लिहाजा ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, कहते हैं व्हाट इज अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच डेटा इज टू बी हेल्ड। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कौन सी चीज है जो कि उसके लिए इंटरेस्ट रखती है और जिसके बारे में वो क्या करेगी, डेटा स्टोर करेगी। हमने जब एंटिटी को डिफाइन किया था तो एंटिटी के बारे में क्या डिफाइन किया था, कहते हैं एंटिटी is a thing of interest to an organization about which data is to be stored। लिहाजा field incorrect, relation incorrect, entity is the correct option, attribute क्या है आपका, incorrect option। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक हमने 5 MCQs कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। अब हम रिमेनिंग MCQs के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, 5 MCQs हम सॉल्व कर चुके हैं। अब रिमेनिंग MCQs को देखते हैं। पार्ट 6 को देखें, कहता है इन विच टाइप ऑफ डेटाबेस डेटा इज हेल्ड इन टेबल्स। ठीक है, और वो टेबल्स आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं बाय कॉमन फील्ड्स। वो कौन सा डेटाबेस मॉडल है, तो कहता है कि जी अगर हम बात करें हेरारिकल की, तो हेरारिकल में हमने कहा था ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क के अंदर हमने कहा था जो सा ट्री लाइक ही होता है, लेकिन उसमें एक से ज्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का हमने कहा था कि रिलेशन से वर्ड निकले, और रिलेशन किसका अल्टरनेट है, आपका टेबल का। यानी कि ये वो डेटाबेस है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस। ये करेक्ट है, बाकी आपके जितने भी हैं ये क्या आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। 7th पॉइंट देखते हैं, कहता है इन विच डेटाबेस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर हम यही डिस्कस करके आए हैं
और ऑप्शन उसने वही 4 दिए हुए हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और हमने क्या कहा था कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल जो उनसा है बेसिकली ये वो मॉडल है जिसके अंदर आपका डेटा जो ऑर्गेनाइज हो रहा होता है वो किस फॉर्म में हो रहा होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन है, रिलेशनल में टेबल की फॉर्म में हो रहा है, नेटवर्क में आपको पता है कि जी आपके ऑनर्स जो से एक से ज़्यादा हो रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस मॉडल है उसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो रहा होता है। कहते हैं व्हाट रेफर्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी इज रिलेटेड टू द इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटीज। अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर्स। हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 टर्म पढ़ी थी, कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी। कार्डिनैलिटी क्या कहती है, रेफर करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को, जबकि आपकी मोडेलिटी किसको रेफर करती है, कहती है इट रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ एन इंस्टेंसेस। इंस्टेंस किस चीज को कहते हैं, अगर गौर करते हैं कहते हैं अक्रंस को, एक रिकॉर्ड को, एक रो को। बात क्लियर हुई। लिहाजा जब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, कार्डिनैलिटी। इसके अलावा बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन के हैं वो इनकरेक्ट है। ठीक होगी बात। कहते हैं आप बात करते हैं 9th पार्ट की, व्हाट रेफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी इज रिलेटेड टू द इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। अब यहां पे देखें अपर वाले में और इसमें जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो मैक्सिमम और मिनिमम का आ रहा है। मैक्सिमम अगर कार्डिनैलिटी है तो मिनिमम क्या होगी, मोडेलिटी। लिहाजा यहां पर जो सी ऑप्शन है जिसमें मोडेलिटी लिखा हुआ है ये करेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन के आपके इनकरेक्ट है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं 10th पार्ट की। कहता है व्हाट इज द की फील्ड कॉल्ड दैट इज यूज्ड in relationship between tables whose value matches a primary key in the other table। कहता है वो कौन सी की है जिसकी वैल्यू मैच करती है किसके साथ, प्राइमरी की के साथ, और दूसरा वो रिलेशनशिप के लिए यूज की जाती है। तो हम कहते हैं हमारा तो रिलेशनशिप डेवलप ही प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे होता है। लिहाजा प्राइमरी की के साथ मैच कर रही है, रेफर कर रही है, तो इसका मतलब है कौन सी की होगी, आपकी फॉरेन की होगी। अब देखें कैंडिडेट की नो, सेकेंडरी की नो, ऑल्टरनेट की नो, फॉरेन की यस, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर होगी कि फॉरेन की बेसिकली वो की है जो कि रिलेशनशिप में इस्तेमाल हो रही होती है और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू मैच कर रही होती है किससे, प्राइमरी की से, जो कि किसी और टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक हमारा एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कहता है डाटा और इंफॉर्मेशन के हवाले से हमने कंप्लीट डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है पॉइंट फॉर्मेट में, वहां से इसका आंसर आप जो है लेके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अ डेटाबेस। ये भी आपका लेक्चर नंबर 1 पे ही बेस्ड कर रहा है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर डेटाबेस को कंप्लीट जो है डिस्कस किया गया था कि जी ये रिलेटेड डाटा होता है जो कि आपका स्टोर किया जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। पार्ट 3 क्या कहता है, व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेक्चर नंबर 1 के अंदर डेटाबेस के फौरन बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया था कि जी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, या उनके ऊपर डिफरेंट जो से ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो तमाम के तमाम कर रहे होते हैं। ये भी आप लेक्चर नंबर 1 से ले सकते हैं। फिर पार्ट नंबर आपका जो है 4 है, व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। याद रखिएगा रिलेशनल डेटाबेस के हवाले से जो डिस्कशन हुई है वो मॉडल्स के अंदर हुई है। जो लेक्चर नंबर आपका 5 था डेटाबेस मॉडल्स के अंदर, उसमें रिलेशनल डेटाबेस का पूरा तस्करा किया गया हुआ है कि आपका जो डेटाबेस होता है इसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और ये टेबल्स आपस में जो लिंक किए गए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन फील्ड्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, आपको लिंक किए जा रहे होते हैं। फिर बात करता है पार्ट 5 में डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। लेक्चर नंबर 6 कीज और उसकी टाइप्स पे बेस कर रहा था। उसके अंदर प्राइमरी की और सेकेंडरी की को बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है।
वो प्राइमरी की के हवाले से क्या कहता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को, सेकेंडरी की आपके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करती है और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होल्ड करती, और कहता है हर टेबल के अंदर प्राइमरी की का होना मस्ट है। जबकि सेकेंडरी की आपको पता है कोई भी की जोन्स है जो कि की एट्रीब्यूट है, चाहे वो कैंडिडेट है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे आपका कोई और फॉरेन की है, वो कहता है वो सेकेंडरी की के तौर पर आपके एक्ट कर सकता है। और सेकेंडरी की जो सी है उसकी वैल्यू कभी भी सिंगल नहीं होती, वो मल्टीपल होती है। फिर बात करते हैं पार्ट 6 में डिफाइन एट्रीब्यूट एंड एंटिटी। लेक्चर नंबर 8 जो कि डेटा मॉडलिंग और ईआर डायग्राम्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, उसमें एंटिटी और एट्रीब्यूट को कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। वहां से आप इसकी डेफिनेशन लेकर इधर लिख सकते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ उसके सिंबल्स भी जो से हैं रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो कि ईआर डायग्राम बनाते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंस। इंस्टेंस की जो टर्म है वो बेसिकली याद रखिएगा कार्डिनलिटी और मॉडलिटी में इस्तेमाल हुई थी। इंस्टेंस का मतलब क्या है, अकरेंस। वहां पर जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था एक रिकॉर्ड, एक रो जोन है, वो भी एक इंस्टेंस के तौर पर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उस टेबल के अंदर जो एक रिकॉर्ड है वो एक इंस्टेंस है, वो एक अकरेंस है। लिहाजा आप इंस्टेंस को अकरेंस भी कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और रो भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 8 में, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनलिटी एंड मॉडलिटी। सेम जहां से इंस्टेंस का टॉपिक हम ले रहे हैं वो पूरा का पूरा कार्डिनलिटी और मॉडलिटी अलग-अलग एक्सप्लेन किया गया है। वहां से आप उस टॉपिक को लें और इधर लिख दें। मेन डेफिनेशंस लिखनी है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स के लिए क्वेश्चन है, लिहाजा इसे टू द पॉइंट लिखते हैं, इसके साथ एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि नॉर्मलाइज करता है रिलेशनल डेटाबेस को, अनस्ट्रक्चर्ड जो डाटा है उसको स्ट्रक्चर्ड करता है, आपके डाटा को जो है एफिशिएंटली रिट्रीव करता है, एफिशिएंटली स्टोर करता है, और कहता है इस तरह रखता है कि उसके अंदर जो भी आपकी रिडेंडेंसी आ सकती है, जो भी इनकंसिस्टेंसी आने के चांस होते हैं, उसे मिनिमम कर दे, उसे मिनिमाइज कर दे। बात क्लियर होगी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेस्ड है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपके पास 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका क्या कहता है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट का कंप्लीट आपका किस पे बेस कर रहा है, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। टेबुलर फॉर्म में इसके हमने डिफरेंस की फॉर्म में लिखा था, आप उससे एज इट इज लिख देंगे तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या थे और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने वो किस तरह उस प्रॉब्लम को रिमूव करके उसे एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। पार्ट 2 जो सेट कहते हैं डिफाइन डीबीए एंड डिस्क्राइब द टास्क। कहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है उसको डिफाइन करें और वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है या उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो। कहता है लेक्चर नंबर 7 के अंदर पहला टॉपिक आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहां से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन उठाएं कि ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, और फिर जितने भी उसके टास्क हैं उसको कंप्लीट एलेबोरेट करते हुए राइट डाउन कर दें, आपको बेहतरीन और कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। फिर पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं डिफाइन डेटाबेस मॉडल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट डेटाबेस मॉडल्स के ऊपर बेस कर रहा था, जिसमें हमने 5 डिफरेंट मॉडल्स की बात की थी। डेटाबेस मॉडल्स का जो तस्करा था लेक्चर नंबर 5 में हमने किया है, वो वहां से आप पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन, उससे जो उनसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें डायग्रामेटिक व्यू भी आपको बताया गया है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी किया गया, और ये 5 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि डेटाबेस मॉडल्स के तौर पे हमने स्टडी किए थे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेटाबेस डिजाइन। कहता है वो कौन से स्टेप्स हैं जो डेटाबेस डिजाइन में, डेटाबेस को डिजाइन करते हुए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। याद रखिएगा, अगर अब हम लेटेस्ट बुक की बात करें, कट कीजिए, याद रखिएगा बुक के हवाले से अगर बात करें तो डेटाबेस डिजाइन के हवाले से डायरेक्ट कोई भी टॉपिक नहीं है। और इन्हीं डेटाबेस डिजाइन का मतलब है डेटाबेस को प्लान करना। डेटाबेस को प्लान करने के लिए हमने 5 डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे। लेक्चर नंबर आपका जो सा 7 है ये कंप्लीट इसी के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें हमने क्या कहा था कि जी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं टेबल्स और एट्रीब्यूट्स, टेबल्स या फील्ड्स बनाते हुए उनको को स्पेसिफिक नेम जो उनसे असाइन कर देते हैं। ये 5 डिफरेंट स्टेप थे जो कि आपके डेटाबेस प्लानिंग में इस्तेमाल किए गए थे। डिज़ाइन का टॉपिक मौजूद नहीं है आपका बुक के अंदर, लिहाजा आप जो उनसे उसको कॉपी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है, व्हाट इज एन ईआर डायग्राम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स।
कहता है जो ER डायग्राम का कंप्लीट टॉपिक है वो आपको लेक्चर नंबर 8 में मिल जाएगा, और जो इसकी एग्जांपल्स हैं, जो 2-3 हमने एग्जांपल्स की थी जिसमें एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से की थी, वो आपको मिल जाएगा 11 में। लिहाजा आप ER का टॉपिक जो सा है कंप्लीट वो कहाँ से ले सकते हैं, लेक्चर नंबर 8 से, और जो एग्जाम्पल है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, लेक्चर नंबर 11 से। यहाँ तक हमारी जो सी एक्सरसाइज वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।